हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग के सामान्य परिचय के बारे में अपने बात कर ली, मार्केटिंग के विशेषताओं पे चर्चा कर ली और मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है उससे संबंधित भी अपन ने चर्चा कर ली और उसी का थोड़ा सा आगे का भाग है जो आज अपन पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी विपणन प्रबंध। ठीक है, तो विपणन प्रबंध क्या होता है? वैसे अपन ने कल इसका जो अर्थ था वो डिटेल्ड रूप से पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विपणन प्रबंध का अर्थ है विपणन कार्य का प्रबंध है। विपणन प्रबंध का मतलब क्या भाई? जैसे मार्केटिंग तो हो ही गया, मार्केटिंग का अर्थ तो अपने को पता ही है कि एक उत्पादक से लेकर, ठीक है, या उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक जो वस्तुएं पहुंचाई जाती है उसके बीच में जो क्रियाएं होती हैं, या उत्पादन से पहले और उपभोक्ता को वस्तु पहुंचाने के बाद यानी विक्रय उपरांत जो सेवाएं दी जाती हैं वो विपणन में आती हैं। और मैनेजमेंट में क्या आता है अपना? मैनेजमेंट में आता है PODC। ठीक है, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, D का मतलब डायरेक्शन, C का मतलब कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसमें क्या होते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, विपणन का जो अर्थ है वो किससे लगाया जाता है? तो विपणन का अर्थ विपणन कार्य का प्रबंधन, यानी जो विपणन का जो कार्य है उसका क्या करना आपको? मैनेजमेंट। कि मार्केटिंग में जितने भी कार्य आएंगे ना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, जितने भी विपणन के कार्य हैं उनका क्या करना? मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंध करना, इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, यानी विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, मतलब जो क्रियाएं उनका नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से हैं, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्पादक है या उपभोक्ता अथवा उत्पाद, यानी उत्पादक बनाने वाला, उपभोक्ता उपभोग करने वाला, उत्पाद या सेवा जिसको ये काम में लेंगे या जिनका उपयोग करेंगे, तो इसके उपयोगकर्ता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय, यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना है? लेन देन। लेन देन को ये क्या बनाते हैं? सुगम बनाते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? मैनेजमेंट के कार्यों में आते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने एक परिभाषा, इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि कोटेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। थोड़ा सा अगर टफ पेपर आ जाता है तो कोटेशन पूछ लेते हैं, तो अपने को कोटेशन ध्यान में रखनी है। कोटेशन किसकी दी हुई है? विपणन प्रबंध की परिभाषा के संबंध में दी है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी हो जाएगा AMA। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ए का अमेरिकन, एम का मैनेजमेंट, ए का एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि यह विचार, मतलब ये इसको क्या मान रहे हैं? एक विचार। ठीक है, विचार, वस्तु एवं सेवा की अवधारणा, सेवाओं की अवधारणा, मूल्य निर्धारण, प्रवर्तन, वितरण, नियोजन, क्रियान्वयन की प्रक्रिया, मतलब इतने सारे कार्य इन्होंने क्या किए? इसमें शामिल किए। तो अगर आपको ये परिभाषा यहाँ से दे दें कि यह विचार, वस्तु, सेवाओं की अवधारणा, मूल्य निर्धारण, परिवर्तन, वितरण, नियोजन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। उन्होंने विपणन प्रबंध की क्या बताई है? परिभाषा बताई है कि भाई इसमें क्या क्या किया जाता है विपणन मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर देखिए आगे कहते हैं कि
जो विनिमय के लिए होती है, यानी लेन देन के लिए होती हैं, जिससे व्यक्तिगत और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्योंकि व्यक्तिगत और संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तो अपन मार्केटिंग करते हैं। तो ये परिभाषा अपने को ध्यान में रखनी, ये शब्द पकड़ लेना, जैसे विचार, वस्तु, सेवा की अवधारणा, मूल्य निर्धारण, परिवर्तन, वितरण, नियोजन, क्रियान्वयन, ये सभी जो बातें कही हैं वो किसने कही हैं? अमेरिकन एसोसिएशन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये परिभाषा है। अब अपनी परिभाषा आती है फिलिप कोटलर जी की। फिलिप कोटलर को क्या है? मार्केटिंग का पिता कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको क्या है, याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर टफ पेपर आता है तो ये परिभाषा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। फिलिप कोटलर के शब्दों में विपणन प्रबंध बाजार का चयन करने, यानी कि बाजार का क्या कर रहा है? चयन। बाजार का सिलेक्शन, यानी कि किस चीज़ का अपने को बाजार स्थापित करना, कहाँ पर अपना बाजार होगा, एवं प्रबंध की अधिक श्रेष्ठ ग्राहक मूल्य पैदा करने, और प्रबंध के लिए अधिक श्रेष्ठ ग्राहक मूल्य पैदा करने, सुपुर्दगी करने, यानी उसको सुपुर्द करने और उसका संप्रेषण करने के माध्यम से ग्राहकों को पकड़ना। सुपुर्दगी मतलब उनको पहुंचाना, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्राहकों को पकड़ना। ठीक है, और उन्हें बनाए रखना, मतलब उनको पकड़ना भी है, मतलब अपने ग्राहक बनाने भी हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना है, उनको वस्तुएं सेवाएं समय पर सुपुर्द करनी है, और उनको अपने को क्या है, आगे भी बनाए रखना है। तो ये ऐसी जो कला है, उनमें वृद्धि करने की कलाएं विज्ञान है, मतलब उनको बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको क्या करने हैं, बढ़ाने। देखो उन्होंने कहा ना, बनाए रखना, उनमें वृद्धि करने की कलाएं विज्ञान। तो मतलब किस में वृद्धि करने की? ग्राहकों में। ग्राहकों पर इन्होंने जोड़ दिया है कि जो ग्राहक होते हैं उनसे आपको क्या करना है, आपको उनसे संप्रेषण स्थापित करना है, उनको पकड़ना मतलब उनको आकर्षित करना है, उन्हें बनाए रखना है और उनमें वृद्धि करना। ये जो कला है ये क्या कहलाती है? आपकी विपणन प्रबंध। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है? कोटलर ने। तो कोटलर की जो परिभाषा अपने को याद रखनी है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है विपणन प्रबंध प्रक्रिया में निम्न सम्मिलित है। अभी इसकी एक प्रोसेस होती है, कल जैसे अपने इसके कार्य देखे थे और आज इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि विपणन प्रबंध की जो प्रक्रिया उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें लक्षित बाजार का चयन करना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बाजार का चयन करना पड़ेगा, मतलब आपने कौन से बाजार का लक्ष्य रखा है। लक्षित बाजारों में मांग का निर्माण करना, और वहाँ पर आप क्या करोगे? मांग का निर्माण करोगे और ग्राहकों को आकर्षित करना। ठीक है, बाजार का चयन करना है, मांग का निर्माण करना है और ग्राहकों को आकर्षित करना है। तो देखिए इसमें है कि बाजार के चयन में, मतलब बाजार का जो चयन है उसमें प्रबंध प्रक्रिया ग्राहक बनाने, उन्हें बनाए रखने, यानी इस प्रक्रिया में क्या किया जाएगा कि ग्राहक बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाने हैं और उन्हें बनाए रखना है और उनकी संख्या में वृद्धि पर केंद्रित है। तो यह आकर्षित करना, मांग का निर्माण करने का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाने हैं और उनकी संख्या में वृद्धि करनी है और उनको क्या है कि आगे लंबे टाइम तक उनको बनाए रखना है। ठीक है, विपणनकर्ता को अपने उत्पाद के लिए मांग पैदा करनी होती है, मतलब जो विपणनकर्ता होता है उसको अपने उत्पाद के लिए, भाई जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, उसके लिए ग्राहकों में उसकी मांग पैदा करनी होती है। जब तक उसकी डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट की, तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसका जो प्रमुख कार्य वो क्या है? उत्पाद के लिए मांग पैदा करना, कि लोग इस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, जिससे कि ग्राहक उत्पाद का क्रय करे, जिससे ग्राहक क्या करेगा? उत्पाद का क्रय करेगा, उन्हें फर्म के उत्पादों से संतुष्ट करना, और जो फर्म के जो उत्पाद है ना उनसे संतुष्ट करना तथा उन्हें नए ग्राहक बनाने होते हैं, जिससे कि फर्म ऊंचा उठे, यानी उनको नए ग्राहक बनाने होते हैं और जिससे कि उनका जो फर्म है, उनका जो व्यवसाय है वो काफ़ी ऊंचा उठे। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों हेतु बेहतर मूल्य। ग्राहकों के लिए क्या होना चाहिए? बेहतर मूल्य। 2 पॉइंट अपने ऊपर पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट है। तो इसमें प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, मतलब इसकी प्रक्रिया चल रही है विपणन प्रबंध की। तो देखिए ग्राहक हेतु बेहतर मूल्य, ग्राहकों के लिए क्या होना चाहिए? बेहतर मूल्य। उद्देश्यों की
प्राप्ति के लिए तंत्र ग्राहकों के लिए अधिक श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण, विकास एवं संप्रेषण माध्यम। यानी कि मूल्यों का क्या करना है, आपको श्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण करना है, उनका विकास करना है और संप्रेषण माध्यम। ठीक है, ये अपने ग्राहकों हेतु बेहतर मूल्य निर्धारित करने हैं। फिर है विपणन प्रबंध का प्राथमिक कार्य। अब है कि जो विपणन प्रबंधक होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्राथमिक कार्य वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना। सबसे पहला उसका जो कार्य है वो वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना, कि भाई वस्तु को क्या बनाओ, आप अधिक उपयोगी बनाओ, जिससे कि ग्राहक वस्तुओं सेवाओं की ओर आकर्षित हो। ज़्यादा उसको उपयोगी बनाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक और सेवा की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। संभावित ग्राहकों के संबंध में बताएं, और जो संभावित जो ग्राहक है या बन सकते हैं उनको इसके बारे में बताना है। उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए क्या करना है, आपको प्रेरित करना है। ठीक है, उनको तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि जो विपणन जो मैनेजर होता है उसका प्राथमिक कार्य वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना होता है, और जो वस्तुएं और जो सेवा उनको खरीदने के लिए क्या करना होता है, आकर्षित करना होता है, और संभावित जो ग्राहक होते हैं उनसे संबंध बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ये इसके अपने विपणन मैनेजमेंट में आ जाएंगे। फिर देखिए आगे, विपणन प्रबंध विभिन्न कार्य करता है। तो ये और भी कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? जैसे विपणन गतिविधियों का विश्लेषण करता है। जो विपणन की जो मार्केटिंग की जो गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनका एनालिसिस करता है, उनका नियोजन करता है, और विपणन नियोजन का क्रियान्वयन करता है। और नियोजन का क्या करता है? क्रियान्वयन और नियंत्रण तंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में ये कार्य तो आते हैं। यह कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं कि संगठन के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। यानी संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको न्यूनतम लागत पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब देखिए आगे है, विपणन प्रबंध का संबंध मांग के निर्माण से। विपणन प्रबंध का संबंध भाई किससे, आपसे पूछे कि विपणन प्रबंध का संबंध किससे है, तो मांग के निर्माण से ज़्यादा कस्टमर्स में प्रोडक्ट के लिए मांग का निर्माण करना है। साथ ही बाजार की स्थिति के अनुसार मांग का प्रभावी प्रबंधन भी करना है, उनका निर्माण भी करना है, और मांग का आपको क्या करना है, प्रबंध भी करना है। विपणन प्रबंध प्रक्रिया में निम्न सम्मिलित है। ये चलो वापस से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया है। ग्राहकों हेतु बेहतर मूल्य हो ही गया। अब देखिए अपना नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है विपणन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस किस को शामिल किया गया है वो अपन देखते हैं। तो देखिए इसमें एक तो उत्पादन की अवधारणा, कि जो उत्पाद है उसकी अवधारणा क्या होगी। ठीक है, फिर है एक है उत्पाद की अवधारणा। देखिए उत्पादन तो मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, उत्पाद का मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, किस चीज़ को बना रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट है। और उत्पादन की क्या अवधारणा होगी, उत्पाद की क्या अवधारणा होगी, और उसके अलावा बिक्री की अवधारणा और विपणन की अवधारणा। तो ये अवधारणाओं के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग की जो अवधारणा है उसमें किन किन को शामिल किया जाता है। तो इसमें बिक्री की अवधारणा, विपणन की अवधारणा, सामाजिक अवधारणा। देखिए विपणन तो इसमें खुद है ही, तो एक तो ये हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिक्री की अवधारणा, यानी मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, सेलिंग तो कर ही रहे हो, सेल के बिना तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद में किसका सेल कर रहे हो आप, तो प्रोडक्ट का कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की अवधारणा हो गई। और तो प्रोडक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, और फिर आप ये चीज़ें किसको दोगे, समाज को, तो ये क्या आ जाएगी आपकी सामाजिक अवधारणा। तो इसमें 5 अवधारणाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवधारणा? पहली है आपकी उत्पादन, दूसरी है उत्पाद, तीसरी है बिक्री, चौथी है विपणन, और 5वीं है सामाजिक अवधारणा। ये जो अवधारणा है इनके बारे में अपन डिटेल चर्चा करते हैं। तो देखिए विपणन की जो अवधारणा अथवा दर्शन, तो दोस्तों उत्पाद की जो अवधारणा है उसमें क्या था कि जैसे पहले औद्योगिक क्रांति के समय में, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, तो उस समय में मतलब जो उत्पादन होता था वो खूब मात्रा में होता था, मतलब अधिक से अधिक उत्पादन होता था। और उस उत्पादन से वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना इसका उद्देश्य था। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाते थे, प्रॉफिट, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी उस टाइम।
और इसमें जो उपभोक्ता होता था वो केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदता था जिसका वो क्या करता था, जिसकी वो कीमत चुका पाता था। भाई जितने पैसे उसके पास होते थे, जितनी कीमत वो चुका पाता था, उन्हीं वस्तुओं को वो क्रय करता था, उसके अलावा उन आगे की वस्तुओं को वो क्रय नहीं करता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उसके प्रारंभिक दिनों में व्यावसायिक क्रियाएं, व्यवसाय में जो भी क्रियाएं होती थी, क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित थी। सिर्फ वो एक ही काम करते थे, क्योंकि उस टाइम औद्योगिक क्रांति में और कुछ था ही नहीं, इतना ही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो। कि उत्पादन, इसका नाम ही उत्पादन की अवधारणा है, तो मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया गया, और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु उत्पादित करते और उनसे क्या कमाते थे, प्रॉफिट अर्न करते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं आप क्या करते जाओ, बनाते जाओ और उनसे लाभ कमाते जाओ, ये अवधारणा थी। फिर अब वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता था, और वस्तुओं का क्या होता था, बड़ी मात्रा में उत्पादन कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते थे और अधिकतम लाभ कमाते थे। इससे उत्पादन की औसत लागत को कम किया जा सकता था, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लागत क्या कम आएगी, तो औसत लागत को कम किया जा सकता था। ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिनका मूल्य उनकी सामर्थ्य के अनुसार होगा, और ग्राहक केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदेंगे जिनका सामर्थ्य, जिनका वो क्या कर सकते हैं, जिनका मूल्य वो चुकाने में समर्थ है। मतलब कि जितने उनके पास पैसे हैं, उस वस्तु का जितना मूल्य वो चुका सकते हैं, जितना पैसा दे सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं को वो खरीदते थे। इससे ज़्यादा वो वस्तुओं को नहीं खरीदते थे। तो किसी व्यवसाय की, कोई जो व्यवसायिक इकाई थी, उसकी सफलता की कुंजी क्या थी, उत्पाद की उपलब्धता एवं सामर्थ्य। यानी कि वो जो उत्पाद है उसको उपलब्ध कराने में समर्थ है या नहीं है, उत्पाद को किस मतलब जल्दी से जल्दी ग्राहक को उपलब्ध करवा पाता है या नहीं करवा पाता था। तो ये जो इनकी सफलता की क्या थी, कुंजी थी, उस जो उत्पादन की अवधारणा थी, उस समय की बात की जा रही है। ये देखिए बीच में वापस रिपीट हो गया थोड़ा सा, ये डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, उत्पादन की अवधारणा। मेरे हिसाब से उत्पादन की अवधारणा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उत्पादन की अवधारणा में कुछ नहीं है, इस शब्द से ही क्लियर होता है। क्या क्लियर हो रहा है कि जो उत्पादन की अवधारणा है उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर जोर दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था, और जो व्यवसायिक इकाइयाँ थी वो क्या करती थी, अधिकतम लाभ उसमें कमाती थी, और जो ग्राहक होते थे वो क्या करते थे, केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय करते थे जिनसे उनको पेमेंट करने में सुविधा हो, मतलब जिनके वो पेमेंट आसानी से कर सके, जिनका भुगतान आसानी से कर सके। और जो व्यावसायिक संस्थाएँ थी या जो व्यवसाय थे, उनकी सफलता की क्या कुंजी थी, उत्पाद को उपलब्ध करवाना। मतलब उनकी भाई जो उपलब्ध करवा देता था वो व्यवसाय सफल हो जाता था, जो नहीं करवा पाता था वो सफल नहीं हो पाता था। ठीक है, अब चलिए दूसरी अवधारणा आती है अपनी उत्पाद की अवधारणा। मतलब इस अवधारणा में सिर्फ किस पे जोर दिया गया है, प्रोडक्ट पे, ओनली प्रोडक्ट पे। जो प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो इसमें फोकस किस पे किया गया आपका, उत्पाद पे यानी प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो क्या कहता है, इकाइयाँ उत्पादन की मात्रा के स्थान पर उत्पाद की गुणवत्ता को, जैसे पहले वो क्या कर रही थी, सिर्फ उत्पादन कर रही थी, उनको ये कोई मतलब नहीं था कि भाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से कोई मतलब था ही नहीं उनको। लेकिन उत्पाद की जैसे अवधारणा है, तो वो उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए, उसमें गुणवत्ता डालने के लिए वो इस पर क्या करने लगे, कार्य करने लगे। तो इकाइयाँ उत्पादन की मात्रा के स्थान पर, अब वो उत्पादन की मात्रा को नहीं बढ़ा रही है, उसके स्थान पे किस पे आ गई, उत्पाद की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगी है। मतलब कि जो उत्पाद है उसमें ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, ज़्यादा गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये उत्पादन की अवधारणा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं होने लगी, तो मार्केट में वस्तुएं तो काफ़ी है लेकिन उनमें क्या नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी। तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वो वस्तु का प्रोडक्शन तो उन्होंने कम कर दिया। प्रोडक्ट बनाते थे वो कैसा बनाते थे, गुणवत्ता, मतलब जिसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाते थे, उस कार्य में वो लग गए। ठीक है, तो देखिए व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु, अब जो व्यवसायिक क्रियाएं उनका केंद्र बिंदु अब निरंतर गुणवत्ता में सुधार तथा वस्तु को नया स्वरूप प्रदान करना हो गया। अब जो व्यवसायिक क्रियाएं थी उनका जो केंद्र बिंदु क्या हो गया कि गुणवत्ता में सुधार करना। मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी गुणवत्ता में आपको सुधार करना था, वस्तु को नया स्वरूप देना। मतलब जैसे आप पहले वस्तुएं बना रही थी, कोई मतलब नहीं है गुणवत्ता से, कोई नई वस्तु से, ठीक है, बनाए जा रहे हो। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जैसे औद्योगिक क्रांति का काफ़ी समय निकला, तो उसके बाद उनको महसूस होने लगा कि एक प्रोडक्शन से काम नहीं चल रहा, क्योंकि उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उन जो वस्तुएं, प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी नहीं है। तो उस क्वालिटी में सुधार करने के लिए, नई वस्तुओं को स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्पाद की अवधारणा को अपनाया गया। मतलब इसमें उत्पाद पर ज़्यादा फोकस किया गया।
ठीक है दोस्तों। तो उत्पाद मूलक अवधारणा में उत्पाद में सुधार फर्म के अधिकतम लाभ की कुंजी बन गई। तो देखिए पहले तो क्या था कि उत्पाद को उपलब्ध करवाना उनकी सफलता की कुंजी थी, लेकिन उत्पाद जो मूलक अवधारणा थी इसमें क्या था, जो उत्पाद में सुधार फर्म की अधिकतम लाभ की कुंजी थी। अगर अब आपको अधिकतम लाभ कमाना है तो उत्पाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा। तो उत्पाद की जो अवधारणा है उसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको इतना सा याद रखना है, कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। इतना सा है कि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, उसको नया स्वरूप देना। ठीक है, उत्पाद की अवधारणा ये। तो दो कॉन्सेप्ट अपने पढ़े हैं, उत्पादन की अवधारणा और उत्पाद की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा में सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था जिससे वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, और व्यावसायिक क्रियाएं थी वो उत्पाद की उपलब्धता से क्या करती थी, लाभ कमाती थी। लेकिन जो दूसरी अवधारणा है वो अपनी कौन सी आई, उत्पाद की अवधारणा। उत्पाद की जो अवधारणा या प्रोडक्शन की जो अवधारणा, उसमें क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान देने लगे, जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान दे, मतलब उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने लगे, उत्पाद में सुधार करने लगे या नए उत्पाद बनाने लग गए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उत्पाद की अवधारणा। फिर तीसरी जो अवधारणा है वो कौन सी आई, बिक्री की। देखिए इनके नाम से स्पष्ट हो रहा, कोई ज़्यादा टफ अवधारणा ही नहीं है। आप सोच रहे हो क्या अवधारणा है, कैसी है, कुछ नहीं है, इतनी ईजी सी है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो इनमें बस आपको इनका जो यहाँ से जो अर्थ है ना उसी से समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछे बिक्री की अवधारणा, तो मतलब इसमें आप बता सकते हो कि बिक्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री पर ध्यान दिया गया। ठीक है, बिक्री को बढ़ाने के प्रयास किए गए, बिक्री जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कैसे करो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें ग्राहक फर्म के उत्पाद का क्रय करे। मतलब उनका प्रयास क्या रहता था कि जो ग्राहक फर्म के उत्पाद का क्रय करे, इसके लिए व्यवसायों के लिए आक्रामक विक्रय एवं परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। तो अब उनको क्या करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है प्रोडक्ट में गुणवत्ता में सुधार भी कर लिया, प्रोडक्ट बना भी लिया, अब उसको सेल भी तो करना पड़ेगा ना। तो सेल करने के लिए वो क्या करने लगे, आक्रामक विक्रय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने लगे, परिवर्तन करने लगे। तो ये लिए परिवर्तन करना, विक्रय करना उनके लिए क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक है, अब वो इनके लिए क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे उत्पादों की बिक्री करेंगे। तो उत्पादों की बिक्री के लिए वो विज्ञापन का सहारा लेने लग गए, व्यक्तिगत विक्रय करने लग गए, विक्रय परिवर्तन करने लग गए, मतलब सेल्स प्रमोशन जैसे विक्रय संवर्धन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा। क्योंकि भाई अगर आप इनका प्रयोग नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो फिर आपको कोई फायदा ही नहीं होगा व्यवसाय करने का। तो अब वो क्या करने लगे, जैसे प्रोडक्ट उन्होंने बढ़िया ठीक है अच्छी क्वालिटी का तैयार तो कर लिया, लेकिन सेल नहीं हो रहा। अब सेल करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियाँ अपनाई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करना, व्यक्तिगत विक्रय करना, विक्रय संवर्धन करना, प्रवर्तन करना। तो इनको क्या मानने लगे, लोग आवश्यक मानने लगे कि अगर विज्ञापन नहीं किया, व्यक्ति विक्रय नहीं किया, विक्रय परिवर्तन नहीं किया तो सेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया, सेलिंग पे, यानी सेल्स पे, विक्रय पे ध्यान दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचना है, कैसे भी बेचना है। ठीक है, व्यावसायिक इकाइयों का अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विक्रय पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने लगी, जिससे ग्राहकों को वस्तु के क्रय के लिए प्रोत्साहित, लुभाया व तैयार किया जा सके। मतलब इसमें कर क्या रहे थे वो विक्रय में, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ काम में ले रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको लुभा रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, उनको वस्तुएं क्रय करने के लिए क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो क्रेताओं को येन केन प्रकार माल बेचा जा सकता था, मतलब कुछ भी हो, इनका एक ही टारगेट होता था कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, क्रेताओं को बस माल बेचो। लेकिन दीर्घ अवधि में केवल उपभोक्ताओं की संतुष्टि उपयोगी होती है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक चलना है ना, तो केवल अगर उपभोक्ता संतुष्ट है ना तभी आपका व्यवसाय सफल होगा, वरना आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा। बेचने से काम नहीं चलेगा। आप कितनी वस्तुएं बेच सकते हो, कैसे भी बेच सकते हो, उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करके बेच सकते हो, लेकिन आपका व्यवसाय क्या दीर्घ काल तक नहीं चलेगा। तो दीर्घ अवधि तक आपको अगर व्यवसाय चलाना है तो उपभोक्ता की संतुष्टि उसमें क्या है, उपयोगी होती है। अगर आपने उपभोक्ता को संतुष्ट कर दिया तो आपका व्यवसाय क्या चलेगा, अच्छा चलेगा, वरना आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आती है 4th नंबर की अपनी विपणन की अवधारणा। अब आ गई जो अपन पढ़ रहे हैं वही। तो इसमें क्या किया गया, इसमें सारी चीज़ों को शामिल किया गया। तो भाई जैसे पहले तो उत्पादन था, उत्पादन ही उत्पादन कर रहे थे, फिर उत्पाद आया तो उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दिया, फिर बिक्री, बिक्री में बोले बिक्री बिक्री करो, यानी कहीं प्रकार बिक्री करनी है। लेकिन जो मार्केटिंग आया वो बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ग्राहकों को बनाए रखना भी जरूरी है, उनकी संतुष्टि भी जरूरी है, तो उनकी संतुष्टि के बिना काम नहीं चलेगा। तो इसमें नई चीज़ जुड़ गई, जो उपभोक्ता थे उनकी संतुष्टि। तो विपणन की अवधारणा जो ज़्यादा जोर दे रही थी, बोले सेल तो करो ही करो आप, ठीक है, ग्राहकों को बनाने के लिए उनको संतुष्ट भी करो, वो संतुष्ट होने चाहिए, और उनको जैसे वस्तु
वस्तुओं का आपने सेल कर दिया, जैसे सेल भी कर दिया, उसके बाद भी आप क्या कि उनको सेवाएं दो, क्योंकि इससे क्या है कि आपके कस्टमर है क्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो विपणन की ये अवधारणा थी। तो बाजार में किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि है। तो इसमें क्या किस पर जोर दिया गया है कि भाई उपभोक्ता की जो आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, कि उपभोक्ता क्या इसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो अपना व्यवसाय नहीं चलेगा। तो मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि पर, उपभोक्ता की संतुष्टि पर जोर दिया गया। दीर्घ अवधि में कोई भी संगठन यदि अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, कोई भी अगर संस्था है, संगठन है, वो अगर लंबे टाइम तक, दीर्घ अवधि तक अगर संगठन में अधिकतम लाभ कमाना चाहता है या उद्देश्य रखता है, तो उसे अपने वर्तमान तथा संभावित ग्राहक, तो उसके जो वर्तमान है और जो उसके संभावित ग्राहक हैं या क्रेता हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी रूप से संतुष्टि करनी होगी। तो उनकी आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी और उनकी प्रभावी रूप से आपको क्या करनी पड़ेगी, संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया आपकी विपणन अवधारणा। विपणन अवधारणा में किस पे जोर दिया गया, जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं की संतुष्टि पर जोर दिया गया। ठीक है। संगठन में सभी निर्णय का केंद्र बिंदु ग्राहकों, क्योंकि इसमें तो संतुष्टि किसकी करनी है, अपने ग्राहकों की करनी है, तो केंद्र बिंदु भी कौन हो गया, ग्राहक की संतुष्टि। तो संगठन में सभी निर्णयों का केंद्र बिंदु ग्राहक की संतुष्टि होता था, कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, ग्राहक को संतुष्ट करो, ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, तो अब इसमें ये पहले सोचते थे कि भाई प्लानिंग बनाते थे कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, इस पर निर्भर करेगा कि ग्राहक क्या चाहता है। तो अगर आप वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ग्राहक क्या चाहता है। इस अवधारणा का आधार, क्योंकि उनको संतुष्ट करना है तो उनकी चाह है तो उनकी इच्छा के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इस अवधारणा का आधार है कि उत्पाद एवं सेवाएं उनके गुण, पैकेजिंग और ब्रांड के कारण नहीं खरीदी जाती। मतलब इस अवधारणा ने क्या माना कि आप प्रोडक्ट ठीक है बना रहे हो, प्रोडक्ट बना के उसकी गुणवत्ता में ठीक है सुधार कर रहे हो, लेकिन इससे क्या है कि आप उस पर लेबलिंग भी अच्छी कर रहे हो, पैकेजिंग भी कर रहे हो, उसके गुण और उसके ब्रांड और पैकेजिंग के कारण उसको ग्राहक नहीं खरीदेंगे। ग्राहक की क्या, ये थोड़ी कि हर चीज़ सुंदर अपने को लगती है तो अपन उसको खरीद लें, ये ब्रांड चल रहा है तो खरीद लें, नहीं, अपनी आवश्यकता भी की तो पूर्ति होनी चाहिए, अपन संतुष्ट भी तो होने चाहिए ना। ब्रांड से, पैकेजिंग से उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस अवधारणा का आधार है कि उत्पाद एवं सेवा उनके गुण, पैकिंग अथवा ब्रांड के कारण नहीं खरीदी जाती, बल्कि यह ग्राहक की कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, इसलिए खरीदी जाती हैं। अब ये नहीं कि भी ठीक है वस्तुओं को सुंदर लगते हैं, ग्राहक खरीद लेगा, बाहर अच्छे से सजा के रख दो, नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों लेके जाएगा, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उसकी कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी वो खरीदेगा। ठीक है। तो इसलिए इनकी आवश्यकताओं पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है। अब देखिए, किसी भी संगठन की सफलता, किसी भी संगठन की जो सफलता की पहली आवश्यकता ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार कार्य करना है। अगर कोई संगठन सफल होना चाहता है तो उसकी पहली आवश्यकता है कि वो ग्राहकों की आवश्यकता को समझे और उन पे कार्य करे। विपणन की अवधारणा के निम्न स्तंभ है। तो अब जो विपणन की अवधारणा है इसमें कुछ स्तंभ बताए गए हैं। क्या क्या स्तंभ बताए गए उनको अपन पढ़ते हैं। तो इसमें कहा कि बाजार अथवा ग्राहकों के विपणन के लक्ष्यों के रूप में चयन करना। बाजार अथवा ग्राहकों का विपणन के लक्ष्य के रूप में चयन करना। बाजार है और ग्राहकों का कि कौन से बाजार, अपने को कौन से बाजार में बेचना है, ठीक है, और कौन कौन से अपने ग्राहक होंगे के लिए लक्ष्यों के रूप में आपको चयन करना पड़ेगा। भाई कौन सा तो बाजार होगा और कौन कौन से अपने ग्राहक होंगे, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चयन करना पड़ेगा। लक्षित बाजार के ग्राहकों की इच्छाएं, आवश्यकताओं को समझना, और जो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया जिस मार्केट का, उसके जो ग्राहक हैं उनकी इच्छा और उनकी आवश्यकताओं को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर है लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप, अब ठीक है आपने उनकी आवश्यकताओं को समझ लिया, इच्छाओं को समझ लिया, तो उसके अनुरूप आपको क्या उत्पाद एवं सेवाओं का विकास करना पड़ेगा। अब आपको क्या उनके जो इच्छा, आवश्यकता, उसके अनुसार आपको वस्तुओं का निर्माण करना पड़ेगा या उत्पादन करना पड़ेगा। लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अपने प्रतियोगियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में तो खूब सारे प्रोडक्ट बनते हैं और यही हर संगठन का उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्ट करे और फिर लाभ कमाए, मतलब प्रतियोगिता आपकी बनी रहती है। तो आवश्यकताओं को अपने प्रतियोगी तुलना में अधिक से आपको श्रेष्ठ करना पड़ेगा। ठीक है। यह सभी कुछ लाभ के लिए करना होगा, यह सभी कुछ लाभ के लिए आपको क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है। विपणन की अवधारणा का केंद्र बिंदु ग्राहक
ग्राहक की चाहत है। भाई विपणन की जो अवधारणा थी इसका जो केंद्र बिंदु अगर आपसे पूछे तो ग्राहक की चाहत या आवश्यकता के बारे में पता लगाना है। और व्यावसायिक इकाई के अधिकतम लाभ के उद्देश्यों की प्राप्ति ग्राहक की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अगर आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हो तो आप ग्राहक को संतुष्ट करके ही प्राप्त कर सकते हो। विपणन का उद्देश्य ग्राहक को आकृष्ट कर लाभ कमाना है। तो विपणन का जो उद्देश्य है वो क्या है, ग्राहक को आकृष्ट कर, यानी ग्राहक को आकर्षित तो करना ही करना है और उसको साथ में क्या करना है, संतुष्ट करना है और आपको लाभ कमाना है। ठीक है, अब आती है अपनी लास्ट जो अवधारणा है वो सामाजिक अवधारणा। ठीक है, आप व्यवसाय कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, उत्पाद बना रहे हो, बिक्री कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, समाज के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। समाज को मतलब आप से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आपकी संगठन से नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। सॉरी, सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक अवधारणा में क्या, समाज मूलक विपणन अवधारणा की धारणा है कि किसी भी संगठन का कार्य बाजार की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी ढंग से तथा भली भांति संतुष्टि करना है। तो संगठन का कार्य आपको पता है कि बाजार की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी ढंग से तथा भली भांति संतुष्टि करना है। तो पहले आपको जो बाजार है उसकी आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी और फिर प्रभावी ढंग से और उनकी संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि उपभोक्ता एवं समाज का दीर्घावधि कल्याण हो सके, जिससे समाज का क्या हो सके, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और समाज का क्या हो सके, कल्याण हो सके। ठीक है, तो ग्राहक की संतुष्टि के अतिरिक्त मतलब आपको ग्राहक को संतुष्ट करना है, इसके अलावा भी विपणन का सामाजिक, नैतिक एवं प्राकृतिक पक्षों, जैसे भाई ठीक है आपने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, ये तो आपका सामाजिक दायित्व बनता ही बनता है। इसके अलावा भी जैसे सामाजिक और नैतिक और प्राकृतिक पक्षों जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों की कटाई, संसाधनों की कमी, जनसंख्या विस्फोट, मुद्रास्फीति जैसी सामाजिक समस्याएं, चुनौती पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये कि नहीं ठीक है प्रोडक्शन बना रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई कर रहे हो और संस्था स्थापित कर रहे हो और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो। ठीक है, तो ये अगर आप ये कर रहे हो तो इससे क्या कि समाज, ठीक है आप लाभ तो कमा रहे हो, ठीक है आपका संस्था बढ़ भी रही है, लेकिन इससे समाज को भी नुकसान होगा और आपको भी आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तो इन समस्याओं पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हो तो फिर क्या है कि ना तो संस्था को लाभ होगा और फिर इससे समाज को भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कि बस ठीक है हमें तो लाभ कमाने से मतलब और हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो ये अब तो सामाजिक जो अवधारणा है वो काफ़ी प्रचलित हो गई है और पर्यावरण वगैरह पे इन पे काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा है। पहले नहीं था लेकिन अब कंपलसरी इसको धीरे धीरे कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है। ये कुछ मार्केटिंग के मैंने एग्जांपल लिए थे, ये पैकिंग का एग्जांपल है, जैसे कोई कैसे चीज़ों को पैक कर रखा है। आजकल पैकिंग का सिस्टम अच्छा है। और ये देखिए ये मार्केटिंग, ये भी पैकिंग है, कितने अच्छे तरीके से पैकिंग करके इनको श्रेणीकरण कर रखा है इनका। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें डायग्राम में आराम से आपको समझ में आ गई। ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं एक साथ, कोई भी प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है। अब इनका श्रेणीकरण करेंगे तो अच्छे से अपने को फिर प्रोडक्ट को पहचानने में, ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। ये देखिए आजकल ये मॉल्स वगैरह में इस तरीके से रखी हुई होती हैं चीज़ें, श्रेणी में रखी हुई होती हैं, तो आपको फिर क्या है कि ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर आप आसानी से चीज़ों को एक जगह खरीद भी सकते हो। ये देखिए ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग की ही चीज़ें हैं, मार्केटिंग के कारण ये चीज़ें संभव हो पाई है। पहले ऐसी चीज़ें थोड़ी थी, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के कारण ये शॉपिंग मॉल वगैरह और इनमें इस तरीके से व्यवस्था करना आ रही है, सब इन्हीं की वजह से आई, ये पैकिंग का इतना बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ग्राहक जो है वो फिर उसको क्या है, इससे फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक पे। इसी का कंटिन्यू पार्ट रहेगा, पार्ट 3। मतलब अपन ने 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 पार्ट में अपने सामान्य परिचय विशेषताओं के बारे में जान लिया। सेकंड पार्ट में अपन ने जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके बारे में, उसके तत्वों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, कार्यों के बारे में अपन ने जान लिया है। और नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इसको थोड़ा सा अपने को टाइम भी देना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है, धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। टॉपिक अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।